गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 12th क्लास बायोलॉजी के 8th चैप्टर का 3rd लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने चिकनगुनिया, टिटनेस, डेंगू के बारे में पढ़ा था, यानी जितने भी रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है आपकी। एक होती है प्रतिरक्षा आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सहज प्रतिरक्षा और दूसरी आपकी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। एक आपकी होती है सहज प्रतिरक्षा और दूसरी आपकी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो चलिए देखते हैं। सहज प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या होती है? शरीर में किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। शरीर में आपके रोग हो जाता है, ऐसा तो नहीं कि रोग हो गया तो वो कभी खत्म नहीं होता। रोग होता है तो उससे क्या होता है, आप बीमार पड़ते हैं फिर ठीक होते हैं। यानी हमारे शरीर में कुछ तो ऐसा है जिनसे हमें रोग से लड़ने की क्षमता मिलती है, वही हमारा क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है ना। तो शरीर में किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रतिरक्षा। परपोषी के रोग कारक से जीवों के लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा के कारण मिलती है और इसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है सहज प्रतिरक्षा, दूसरी आपकी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा वे होती हैं जो हमें जन्म के समय से ही, पहले से ही मिल जाती हैं, वो आपकी होती है सहज प्रतिरक्षा। और जो प्रतिरक्षा जन्म के बाद मिलती है वो क्या होती है, आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा। तो चलिए सहज प्रतिरक्षा के बारे में देखते हैं। सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय ही क्या होती है, मौजूद होती है, यानी हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध को खड़ा करने में हासिल होती है। जैसे हमें, मेरे अंदर कोई रोग प्रवेश कर रहा है तो उससे लड़ने की क्षमता क्या होती है, ये हमको प्रदान करती है। सहज प्रतिरक्षा बच्चों चार प्रकार की होती है। एक होता है आपका शारीरिक रोध, एक होता है आपका कायिकी रोध, एक होता है आपका कोशिकीय रोध और एक होता है आपका साइटोकाइन रोध। चलिए देखते हैं कि के बारे में पढ़ते हैं। शारीरिक रोध क्या होता है? हमारे शरीर पर बच्चों जो त्वचा होती है, त्वचा भी एक प्रकार की प्रतिरक्षा का कार्य करती है। अगर त्वचा ना हो तो कोई भी बैक्टीरिया डायरेक्ट ही अंदर क्या हो, प्रवेश कर जाए। यानी त्वचा भी कहीं ना कहीं से हमको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन में, जठरांत में, जनन मूत्र तथा पथ को आस्तरित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप भी शरीरों में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में क्या करती है, सहायता करती है। दूसरा है आपका कायिकी रोध। कायिकी रोध में बच्चों जैसे आमाशय में अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। मुंह में लार होता है, ठीक है, लार भी क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है। आंख में आंसू होते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है ना, आंख में जो आंसू होते हैं और ये सभी क्या करते हैं, रोगाणु वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी कहीं ना कहीं से ये भी हमारे लिए प्रतिरक्षा का कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा है आपका कोशिकीय रोध। हमारे शरीर में शरीर के रक्त कुछ प्रकार के जैसे केंद्रक, श्वेताणु और एक केंद्रकाणु, भक्षकाणु रोगाणुओं का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं और क्या करते हैं, इनको नष्ट करते हैं। ठीक, जो हमारी WBC होती है वो क्या करती है, रोगाणुओं के भक्षण करने का कार्य करती है। और हमारे शरीर में भक्षकाणु कोशिकाएं भी होती हैं जो भक्षण करने का कार्य करती है। चौथा है आपका साइटोकाइन रोध। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का श्रवण करती हैं जिससे असंक्रमित कोशिका संक्रमण से बचती हैं। अपने शरीर में कुछ इंटरफेरॉन कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का श्रवण करती हैं, जिसका जो असंक्रमित कोशिकाएं होती हैं, जो उसके आसपास की असंक्रमित कोशिकाएं होती हैं, उसको संक्रमण से क्या करती हैं, बचाती है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा में आप जन्मजात प्रतिरक्षा पढ़ा। जन्मजात प्रतिरक्षा में चार प्रकार की प्रतिरक्षा थी, कायिकी, कोशिकीय, साइटोकाइन, ठीक है ना, चार प्रकार की आपकी प्रतिरक्षा थी। अब हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? ऐसी प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त होती है। जन्म के बाद प्राप्त प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। हमारे शरीर में जब पहली बार रोगजनक से सामना होता है, अर्थात जब कोई हमारे शरीर में प्रथम बार प्रवेश करता है तो व्यक्ति का शरीर उसका सामना करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रथम अनुक्रिया। जैसे कि मान लो आपको पहली बार कोई रोग हो गया, ठीक, तो हमारा शरीर उसके विपरीत एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, धीमे धीमे होता है,
ठीक। लेकिन अगर बाद में वही रोग आता है हमारे शरीर में, वो बैक्टीरिया, तो हमारे शरीर तुरंत पहचान लेती है कि इसने हमारे ऊपर पहली बार हमला कर लिया है। मान लो कोई आपसे युद्ध करने आ रहा हो, तो पहली बार अगर अनजाने में आ गया तो आप युद्ध के लिए तैयार नहीं हो, तो आप क्या करोगे, धीमे धीमे उसके लिए तैयार होगे। लेकिन दोबारा अगर वही व्यक्ति आएगा तो तुरंत आप डंडा लेके तैयार रहोगे, है ना, कि अब ये लड़ने आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लड़ने आ रहा है। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी होता है कि जब कोई बैक्टीरिया प्रथम बार प्रवेश करता है तो व्यक्ति का शरीर उसका सामना करता तो है लेकिन धीमी गति से होता है। इसको कहते हैं प्रथम अनुक्रिया। इसका कारण यह है कि तो इसे प्रथम, तथा जब दूसरी बार सामना करता है तो इसे क्या बोलते हैं, तीव्र अनुक्रिया या फिर द्वितीय अनुक्रिया कहते हैं। इसका कारण यह है कि लक्ष्य हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है, यानी हमको याद आ जाता है तुरंत ही हमारी कोशिका, जो स्मृति कोशिकाएं हमारे शरीर में, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो हैं, वो तुरंत ही याद कर लेती हैं कि हाँ ये बैक्टीरिया हमारे ऊपर आक्रमण कर चुका है। ठीक। प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया हमारे शरीर को रक्त में उपस्थित बी लक्षणाणु तथा टी लक्षणाणु द्वारा होती हैं। रोगजनकों की अभिक्रिया में बी लक्षणाणु हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनकों से लड़ सके। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। जो प्रोटीन प्रतिरक्षी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। टी लक्षणाणु खुद तो एंटीबॉडी का श्रवण नहीं करती है, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी लक्षिका क्या करती है, मदद करती है। जो टी लक्षणाणु होती है वो खुद तो एंटीबॉडी नहीं श्रवण करती है, लेकिन बी लक्षिका की उसमें क्या करती है, मदद करती है। प्रत्येक प्रतिरक्षक अणु में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और दो छोटे भी इसका चित्र दिखाते हैं। जो छोटी चेन होती है जिसको L1 L2 लघु श्रृंखला कहते हैं, भी आपका इसको चित्र दिखा रहे हैं। दो बड़ी होती है जिसको H1 और H2। L1 मतलब बच्चे यहाँ पर लाइट चेन, ठीक, लाइट मतलब यहाँ पे छोटी, और H मतलब हैवी चेन, हैवी मतलब दीर्घ श्रृंखला होती है। इसलिए प्रतिरक्षी को H2 L2 के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जाते हैं, जिनमें IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, IgE, IgG कुछ उदाहरण हैं। प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया कहलाते, प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहा जाता है। दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशिका मादित अनुक्रिया CMI होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे टी लक्षणाणु CMI का माध्यम बनाते हैं। जब हमारा हृदय, वृक्क और नेत्र, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से क्या करते हैं, कार्य करना बंद। आपने सुना होगा कि उनकी किडनी फेल हो गई तो उनको दूसरी किडनी लगाई गई, ठीक है ना, या फिर उनका हृदय ट्रांसप्लांट किया गया। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा हृदय पूर्ण रूप से क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, तो इसका एक उपचार किया जाता है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं अंग प्रत्यारोपण। यानी दूसरे से क्या लिया जाता है, ट्रांसफर करके दूसरे के शरीर में दाता से लिया जाता है और रोगी के शरीर में क्या होता है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एकमात्र उपचार प्रतिरोपण होता है। प्रतिरोपण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर देना, जिससे रोगी सामान्य जीवन जी सके। यह किस लिए किया जाता है, जिससे जो रोगी व्यक्ति है अगर उसको सही मिल जाएगा तो समान जीवन जी सके। किसी उपयुक्त दाता की तब क्या होता है, किसी उपयुक्त दाता की तलाश शुरू होती है, और ऐसा इसलिए होता है कि हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी की भी किडनी लगा दी जाए, किसी का भी हृदय लगा जाए, नहीं, हमारा अंग जिस चीज को एक्सेप्टेबल करेगा उसी को हम लगाते हैं। इसलिए मैच कराया जाता है, डॉक्टर की सलाह ली जाती है, इसके बाद जो है उसको हम क्या करते हैं, अंग प्रत्यारोपण करते हैं। इसकी जांच डॉक्टर करते हैं। किसी भी स्रोत, पशु या किसी भी मानव का निरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वे देर सवेर कभी भी नकार दिए जाएंगे। हमारी कोशिका, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर सेट नहीं बैठेगा तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए कभी कभी देखो किडनी लगाने के बाद भी किडनी फेल हो जाती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। इसके लिए दवा, इंजेक्शन सब हमें करना पड़ता है, क्योंकि वे देर सवेर कभी भी नकार दिए जाएंगे। कोई भी निरोप प्रतिलोप होने से पहले ऊतक मिलान किया जाता है। रक्त का मिलान आवश्यक होता है। इसके बाद ही रोगी को अपने शेष जीवन प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं, ठीक। शरीर स्वयं पर में भेद करने में क्या होता है, सक्षम होता है। शरीर तुरंत जानता है कि ये मेरी कोशिका है कि ये दूसरे कोशिका है। तुरंत ही शरीर क्या करता है, स्वयं और पर मतलब दूसरे में भेद करने में सक्षम होता है, और कोशिका मादित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये देखिए आपका प्रतिरक्षी अणु की संरचना, जो भी हम आपको L1 L2 बताते हैं। तो ये वाली देखिए चेन बच्चों आपकी छोटी है, ये L1 है और ये आपकी L2।
ये H1 है और ये H2, इसको H2L2, H1L2, ठीक है ना, H1L1, H2L2, ये आपकी है लघु श्रृंखला, ये आपकी छोटी है ना, ये आपकी लघु श्रृंखला है और ये आपकी क्या है, दीर्घ श्रृंखला, और दोनों आपस में सल्फर बॉन्ड दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ये आपकी लघु श्रृंखला है और ये आपकी दीर्घ श्रृंखला, ये आपकी लघु श्रृंखला, ये आपकी दीर्घ श्रृंखला। यहीं पर आकर एंटीजन क्या होते हैं, आपके लग जाते हैं और एंटीबॉडी द्वारा ये प्रतिजन बंधक स्थल है, एंटीजन आकर यहीं पे बन जाते हैं। ऐसा नहीं, एक विशेष एंटीजन के लिए एक विशेष एंटीबॉडी होता है, इसमें इसी शेप का एंटीजन आएगा, ऐसा नहीं कि गोल एंटीजन आ गया तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सबका एंटीबॉडी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक है आपका सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।